Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर सी लैंग्वेज की बुक के चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ किया था, जिसका नाम था फाइल हैंडलिंग इन सी, कि सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप फाइल को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने लास्ट टाइम कुछ फाइल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, डेटा फाइल के बारे में बात की, फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, फाइल हैंडलिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके। फिर उसके बाद हमने डेटा फाइल की टाइप्स के बारे में बात की, जिनमें एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा फाइल को एक्सेस करने के जो मेथड्स हैं। देखिए, आपके पास जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। सो आपके पास जो डेटा की एक्सेस है उसके जो मेथड की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद वो तमाम मैकेनिज्म्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब वो डेटा किसी फाइल के अंदर हो सकता है, वो डेटा किसी पॉइंट से गेट किया जा सकता है, और वो डाटा किसी मेमोरी लोकेशन से भी आ सकता है। सो जब भी हम डाटा एक्सेस मेथड्स की बात करते हैं तो इट्स मीन दैट वो तमाम तरीकाकार जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो द वे इन विच अ फाइल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड एक्सेस मेथड। वो तमाम तरीकाकार जिनके थ्रू एक फाइल को आप एक्सेस करते हैं उसे एक्सेस मेथड के नाम से जाना जाता है। सो द फंडामेंटल मेथड्स दैट आर commonly used to access data from files are as, तो सी लैंग्वेज में दो तरह के डिफरेंट एक्सेस मेथड होते हैं, एक सीक्वेंशनल है और एक डायरेक्ट मेथड है। सो पहले बात करते हैं सीक्वेंशनल एक्सेस मेथड की, कि सीक्वेंशनल एक्सेस मेथड से मुराद क्या है। देखिए बेटा जी, इस मेथड के अंदर आपकी जो फाइल है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो एक्सेस होती है। So sequential access method is used to access required data from a file in a sequence. ऐसे नहीं कि लाइन नंबर 3 से पहले रीड कर लो, लाइन नंबर 5 से बाद में पढ़ लेना। नो, जो सीक्वेंस ऑफ फाइल राइटिंग का हुआ है ये उसी राइटिंग में आपके मेथड को एक्सेस करता है। So it means data is accessed in order one after the other. पहला कैरेक्टर जो टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, पहला कैरेक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन अंटिल लास्ट कैरेक्टर। तो इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स वन बाय वन आफ्टर एन अदर। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो इस मेथड के थ्रू एक्सेस होते हैं इन सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड द रिकॉर्ड नंबर 15 विद इन अ डेटा फाइल। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाटा फाइल है और उसमें से 15 नंबर वाला रिकॉर्ड आप पढ़ना चाहते हैं। द प्रोग्राम मस्ट हैव टू रीड द रिकॉर्ड 1 to 14 इन ऑर्डर टू रीच एट द रिकॉर्ड नंबर 15। अगर आपके प्रोग्राम ने रिकॉर्ड नंबर 15 को रीड करना है तो उसके लिए उसको रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर 14 तक के तमाम रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, तब जाके वो 15 तक पहुंचेगा। सो दैट इज अ सीक्वेंशनल, सीक्वेंस के अंदर आना। सो इट इज वेरी स्लो एक्सेस मेथड। ये एक्सेस के अंदर सबसे ही स्लो मेथड होता है और इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस आर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। अब एक रिकॉर्ड को जो आपका रिक्वायर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए अगर आप सीक्वेंशनल मेथड को यूज करते हैं तो इट विल बी वेरी स्लो। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है, 10 लाख रिकॉर्ड का एक फाइल है और आपको लास्ट वन डाटा चाहिए, तो उसके लिए 9,99,999 रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, तब जाके वो लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचेगा। तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बहुत ज्यादा ये वक्त इसके अंदर जो है वो जाया होगा। सो द डाटा फाइल इन विच डाटा इज रिटन एंड रीड सीक्वेंशनली आर नोन एज सीक्वेंशनल एक्सेस फाइल। और ऐसी फाइल जो ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करती हैं, जिस प्रॉपर्टी के तहत आप जो है वो सीक्वेंस के अंदर फाइल्स को एक्सेस करते हैं, ऐसी फाइल्स को हम कहते हैं सीक्वेंशनल एक्सेस फाइल।
यानी कि ये वो फाइल है जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को अडॉप्ट करती हैं, उसको यूज करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। सो द सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स आर आल्सो नोन एज ए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फाइल्स। ये फॉर्मेटेड होती हैं। अब फॉर्मेटेड क्यों है? चूंकि सीक्वेंस है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके ब्लैंक स्पेस भी आनी है या स्पेशल कैरेक्टर भी आना, तो वो भी बेसिकली रीड होना है, तो फॉर्मेटेड हो गया ना। तो ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फाइल्स कहते हैं। इन सी टेक्स्ट डेटा फाइल्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा फाइल्स। आमतौर पर हम सी लैंग्वेज के अंदर जो फाइलें इस्तेमाल करते हैं ना, वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, और टेक्स्ट फाइल सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस को यूज करती हैं। इसी तरह मेथड नंबर 2 आपके पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल है फाइल्स को एक्सेस करने का, वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अब डायरेक्ट एक्सेस से मुराद क्या है कि आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्विकली पॉइंट आउट करेगा कि जनाब ये वाला रिकॉर्ड है। सो रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस रिक्वायर्ड डाटा इन अ फाइल डायरेक्टली। सो रैंडम एक्सेस का मतलब है कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से रैंडमली। So it is very fast access method as compared to the sequential access method. तो sequential access method के मुकाबले में ये इंतहाई तेज तरीन मेथड है, क्योंकि इसमें आपको अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको मूव करना बड़ा आसान हो जाता है। रैंडम है ना, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। So it takes less time to access a required record. तो ये आपका टाइम भी कम लेगा और एफिशिएंसी के साथ आपके रिजल्ट को जो है वो फाइंड आउट करेगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यार जब डायरेक्ट एक्सेस मेथड अवेलेबल है तो फिर सीक्वेंशियल की क्या जरूरत है? जनाबे वाला, हर तरह के सिनेरियो के लिए हर तरह की जो है वो टूल किट मौजूद होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहां पे आपको सीक्वेंस में फाइल को रीड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे रैंडम एक्सेस चल रही होगी, वो अपना काम करेगी वहां पे। सो द बाइनरी डेटा फाइल्स इन सी आर डायरेक्ट एक्सेस डेटा फाइल्स। सो ये चूंकि कन्वर्टेड फॉर्म में हो चुका होता है, एक रीजन ये भी है कि जो कन्वर्टेड फाइल्स होती हैं वो कंपाइलर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती हैं, और जो चीजें कंपाइलर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर होती हैं उनको एक्सेस करना डायरेक्टली आसान होता है एज कंपेयर टू द अनफॉर्मेटेड या अनअंडरस्टैंडेबल फाइल्स। So the next concept that is very important is called stream. आप जब भी कभी फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, खा वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम वर्ड स्ट्रीम यूज करते हैं ना, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मीनिंग्स प्रोवाइड करता है। सो एक्चुअली स्ट्रीम से मुराद क्या है और यहां पे हम उसको क्या मुराद ले रहे हैं और इसका मकसद क्या है? सो अ लॉजिकल इंटरफेस, दैट इज अ लॉजिकल इंटरफेस बिटवीन डेटा फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अ प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रीम। ख्याली पुलाव समझ लें तो ये लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल है, बेसिकली लॉजिकल है कि आपका प्रोग्राम, आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और आपका डाटा, ये तीनों किस तरह से आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। सो दैट इज द लॉजिकल इंटरफेस। जहां पे ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं तो उस लॉजिकल इंटरफेस को हम नाम देते हैं स्ट्रीम का, जहां पे ये तीन तरह की डिफरेंट चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। इट इज अ जनरल नेम गिवन टू अ फ्लो ऑफ डाटा। आपके फ्लो ऑफ डाटा को बेसिकली ये नाम असाइन किया जाता है। सो स्ट्रीम से मुराद क्या है? फ्लो ऑफ डाटा, डाटा का फ्लो, डाटा कैसे चल रहा है। आप स्ट्रीम को यूं समझ लें एक पाइपलाइन है जिसके अंदर काम हो रहा है। सो डाटा फ्लोज इट्स अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सो डाटा फ्लो जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के अंदर हो रहा है। द स्ट्रीम में भी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों तरह की हो सकती हैं, इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो पहले देख लेते हैं जी इनपुट स्ट्रीम से मुराद क्या है। इनपुट स्ट्रीम क्या होती है? अ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू कंप्यूटर। जब डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ एक स्ट्रीम बनती है, एक फ्लो बनता है, तो ऐसे फ्लो को हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। भाई इनपुट से मुराद क्या है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर। तो जब भी कंप्यूटर में कोई चीज जा रही है तो वो जिस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, वो जो फ्लो ऑफ डाटा है, जो जिस तरह से वो इनपुट हो रहा है, वो जो फ्लो होगा उस फ्लो को हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी रीड्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड।
So similarly, a program reads data from the data file stored on the disk. तो ये जो फ्लो है बेसिकली ये इनपुट स्ट्रीम है. The data flows from keyboard or disk to computer memory. मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे. सो उसे हम इनपुट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं. सो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है आउटपुट स्ट्रीम. अब आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली क्या है? आप लोग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट बेसिकली क्या है? एनीथिंग रिसीव फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम. तो वो फ्लो ऑफ डाटा, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर से डाटा आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा रहा है, उसे आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, a program loaded in memory sends information to output device such as monitor. Similarly, a program writes data into data file on disk. तो इसमें जो फ्लो डाटा का है फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू मॉनिटर और मेमोरी टू डिस्क, so that will be called the output stream. इसे हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम. तो स्ट्रीम या इनपुट हो सकती है या आउटपुट हो सकती है. तो बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रीम की टाइप है वो दो तरह की है. ऐसे कि इनपुट और आउटपुट ये टाइप्स नहीं है, ये इसके वेज हैं, मेथड्स हैं. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रीम से मुराद क्या है? दो तरह की है. एक टेक्स्ट है, टेक्सुअल स्ट्रीम है, और एक बाइनरी स्ट्रीम है. टेक्सुअल स्ट्रीम से मुराद क्या है? टेक्स्ट किस तरह से डील होता है, और बाइनरी स्ट्रीम से मुराद है कि बाइनरी किस तरह डील होती है. तो पहले बात करते हैं टेक्स्ट स्ट्रीम की. A text stream is a sequence of characters. That is a sequence. ये characters का sequence है. In a text stream, certain characters conversions may occur. Characters की conversions occur हो सकती है, मतलब आपस में connect हो सकते हैं, convert हो सकते हैं. For example, when a sequence of characters flows from main memory to output device, a carriage return is converted into the new line. Carriage return देखें ना आप एक लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे 80 कैरेक्टर्स हैं, तो 81 कैरेक्टर कहां पे जाएगा? नई लाइन पे जाएगा. तो ये कन्वर्जन बेसिकली है कैरेक्टर की, सर्टेन कैरेक्टर की. तो ये काम होता है किसके अंदर? टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर. Similarly, \t is converted into horizontal tag. इस तरह आपने सेव सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा होगा. ये तमाम के तमाम जो है वो क्या है? ये टेक्स्ट स्ट्रीम में यूज होते हैं. So it means that there may not be a one-to-one relationship between the character written and those saved on the external devices. So text stream के अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके वन टू वन रिलेशनशिप जो है ना बिटवीन कैरेक्टर एंड दोस जो एक्सटर्नल डिवाइस में जिन्हें स्टोर है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वन टू वन नहीं होता. अब दूसरी तरह की जो स्ट्रीम है उसे कहते हैं बाइनरी स्ट्रीम. अब बाइनरी स्ट्रीम में क्या चीज है जी? अब बाइनरी स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ये सीक्वेंस ऑफ बाइट है. In a binary stream, there is one-to-one relationship between the bytes and those saved on the external device. तो टेक्स्ट में चूंकि one-to-one relationship नहीं होता, तो यहाँ पे वो one-to-one relationship exist करता है, physically exist करता है यहाँ. So the number of bytes written or read is the same as the number of bytes on the external device. तो ये bytes basically जो होती है ना वो equal होती है, same होती है. आगे नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यू लाइन मार्कर. अब ये तमाम वो चीजें हैं देखें जी जो फाइल के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं. एक न्यू लाइन फाइल के अंदर इस्तेमाल होती है, एक टैब स्पेसेस इस्तेमाल होती हैं, डॉट फुल स्टॉप पंक्चुएशन इस्तेमाल होती है. सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू फाइल. तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है न्यू लाइन मार्कर के. न्यू लाइन मार्कर से मुराद क्या है? अब जैसे कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो एस्केप सीक्वेंस \n है ना, वो एक न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है. आपको इस चीज का आइडिया है ना? इन अ सी प्रोग्राम द एस्केप सीक्वेंस \n इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन ऑन द आउटपुट डिवाइस एंड इन अ टेक्स्ट डाटा फाइल. हत्ता कि आप टेक्स्ट डाटा फाइल की बात करें या आउटपुट डिवाइस की बात करें, मॉनिटर की बात कर रहे हैं, कंसोल की बात कर रहे हैं, तो हर वो जगह पे जो है वो \n का मतलब न्यू लाइन. सो इट मींस दैट कि जो \n है वो इंडिकेट कर रहा है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को या न्यू लाइन मार्कर को.
सो न्यू लाइन मार्कर से मुराद क्या है? वो टैग, वो स्केप सीक्वेंस, वो कोड वर्ड जो कि आपके न्यू लाइन पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम एंड लाइन या न्यू लाइन मार्कर कहते हैं। अब ये टेक्स्ट एडिटर जो होता है, जैसे कि टीसी एडिटर है, टर्बो सी एडिटर या नोटपैड है, जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो इससे मुराद क्या होता है? बैकस्लैश एन, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है उसकी जगह पे कि यहाँ पे नई लाइन आ रही है। इंटरनली मैकेनिज्म को थोड़ा गौर करें ना कंप्यूटर के, तो वो एंटर से मुराद क्या लेता है? बैकस्लैश एन। तो देखिए इंटरनली कंप्यूटर के अंदर जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा किसी मेथड को फॉलो कर रहा है, किसी फिलॉसफी को मेथड अडॉप्ट कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई तरीकाकार है जिसको वो फॉलो करते हुए आगे चल रहा है। सो इन चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करें कि वो चीजें वही हैं जो अपने रूटीन में यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको आपने टर्मिनोलॉजी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपके पास एक और मार्कर होता है EOF मार्कर। सो EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल मार्कर। सो EOF का मतलब क्या है? एंड ऑफ फाइल। इसी तरह एक SOF होता है, स्टार्ट ऑफ फाइल। एक ROF होता है, रैंडम कहीं पे पॉइंट है फाइल के अंदर। सो EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल, ये फाइल का एंड मार्कर होता है, फाइल का एंड होता है। अभी हम बात कर रहे थे लाइन की, तो अब ये है फाइल का एंड। So it is a special character used to indicate the end of text file. इसका पर्पस क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो यहां पे खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। So it is automatically inserted at the end of data file. तो आपकी डाटा फाइल जब खत्म होती है या आपकी राइटिंग खत्म होती है या प्रोग्राम टर्मिनेट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल के एंड पे ये EOF मार्कर जनरेट कर देता है। मैन्युअली आपको जनरेट नहीं करना पड़ता, ये खुद ही जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। So when program is reading data from a sequential file, it reads data up to the required data items or end of file character is reached. जब तक वो end of file character तक नहीं पहुंच जाता, वो उसके अंदर क्या करता है? सीक्वेंशनल उसको रीड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। सो एंड ऑफ फाइल का अगर पर्पस मैं आपको बताऊं तो ये बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे जाता है, ये फाइल के एंड पे लगाया जाता है, इसको हम फाइल के एंड पे लगाते हैं। सो सी लैंग्वेज के अंदर जो EOF है वो आइडेंटिफायर है जो इस्तेमाल होता है डिटेक्ट करने के लिए एंड ऑफ फाइल को। फाइल एंड ऑफ फाइल को डिटेक्ट करने के लिए हम EOF मार्कर इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह हमने आज के लेक्चर में, मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ ज्यादा मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा, देखिए क्योंकि अगले लेक्चर में हमारे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं तो मैं उससे रिलेट करूंगा। सो आज के लेक्चर में जो चीजें हमने कवर की हैं मैं उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दोबारा कर देता हूं। हमने बात स्टार्ट की थी डाटा एक्सेस मेथड से, जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस भी है और आपके पास जो है वो डायरेक्ट एक्सेस भी है। सो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है और एक डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। फिर हमने स्ट्रीम की बात की, फिर हमने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स को देखा, उसके बाद हमने टेक्स्ट स्ट्रीम को देखा, फिर बाइनरी स्ट्रीम को देखा, उसके बाद हमने अपने मार्कर्स को देखा जिसमें एंड ऑफ फाइल और न्यू लाइन, ये दो डिफरेंट मार्कर को हमने कवर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। कहीं पे कोई कमी कुताही रह गई है तो क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। A project of Rifa International University.